हेलो एवरीवन। सीआरई का एग्ज़ाम आ चुका है, 2 दिन बचे हैं, तो इसके लिए हम एक रिवीजन क्लास लाए हैं। इसमें कंप्लीट रिवीजन करवा देते हैं जो कि सीआरई के लिए जो बेस्ट टॉपिक्स हैं और बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देख लिया ये एलिमेंट्री कैनाल है, हमें पता ही है ये, ठीक है। एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, इसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो टंग है, टंग के पेपिलास से यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं तो फ्रंट में कौन सा टेस्ट होता है टंग में, सामने होता है स्वीट एंड साल्टी, पीछे की तरफ होता है बिटर, ठीक है। याद रख लेना, सामने लोग कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, पीछे स्पीच के लिए देखिए कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल रहती है, क्रेनियल नर्व 12 12 कौन सी है, हाइपोग्लोसल लास्ट, है ना। 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। डिग्लूटेशन का मतलब होता है स्वालोविंग। यहाँ पे देखिए टिथ का जो होता है, कितने टिथ होते हैं अडल्ट में, 32 टिथ होते हैं, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन होता है एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो 21-23/21-23 ये फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट है सैलाइवरी ग्लैंड्स, देखिएगा 3 पेयर होती है सैलाइवरी ग्लैंड्स का। यहाँ पे देखिएगा इस मम्स के अंदर जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। दूसरा एमएमआर होता है ना, मिजल्स, मम्स एंड रूबेला। मिजल्स के अंदर क्या मिलता है आपका, कोपलिक स्पॉट, ये यहीं पे मिलता है सेकंड अपर मोलर के पास, क्योंकि यहीं पे ये ग्लैंड होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। और कितने महीने पे एमएमआर का वैक्सीन लगता है, 9 मंथ पे, 9 मंथ पे। नेक्स्ट देख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ना। इसकी कुछ डिसऑर्डर्स देखिएगा, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप में जो है आपको प्रोन पोजीशन नहीं देनी है, नहीं तो बच्चा उसको इरिटेट करेगा और सूचर लाइन डैमेज हो सकती है। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर आपको सक्शन नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है, 3C साइन मिलते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया में। किसमें मिलते हैं, इसोफेजियल अट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। 3C में क्या होता है, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। पेशेंट को क्या इंटरवेंशन करेंगे हम, सुपाइन और अपराइट पोजीशन में रखेंगे, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। यदि जिसको क्या हो रखा है, इसोफेजियल अट्रेसिया या ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला है उसको। नेक्स्ट देखिएगा इस स्टोमक की बात करते हैं। ऊपर कौन सा स्फिंक्टर होता है, ऊपर वाला स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर, नीचे वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टोमक के अंदर क्या होता है, सीक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, क्वेश्चन आया हुआ है, पैराइटल सेल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की पैराइटल सेल से HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन होता है। लेकिन ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो HCl जो है, ये HCl इसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये किस में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामाइन। और कहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, टर्मिनल इलियम में। जिसके अंदर पेशेंट में इलियम सर्जरी हो रखी है, उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। यानी कि डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इलियम सर्जरी हो रखी है पेशेंट में, तो कौन सा एनीमिया देखने को मिल सकता है, तो पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन कौन से हैं, ADEK, वाटर, WBC याद रखो, WBC, W मतलब वाटर सोल्यूबल, B एंड C कॉम्प्लेक्स। फंक्शन देखिएगा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका फंक्शन क्या करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है। दूसरा पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है। और पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और एसिडिफाई करता है फूड को। सीक्रेशन की 3 फेज है, सिफेलिक फेज है, गैस्ट्रिक फेज है एंड इंटेस्टाइनल फेज है। HCl के सीक्रेशन की ये 3 फेज है। नेक्स्ट देखिएगा GERD डिसऑर्डर है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है वो वीक हो जाता है, इसलिए गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। साइन सिम्टम्स में क्या मिलेगा, इसमें देखो पुअर वेट गेन होगा पेशेंट का, रिगर्जिटेशन और एमेसिस, हार्टबर्न होगा, एस्पिरेटरी निमोनिया हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया पेशेंट में हो सकता है। इंटरवेंशन क्या करेंगे पेशेंट को जिसके अंदर GERD हो रहा है, तो क्या करेंगे, बर्प करेंगे। यदि बच्चा है तो उसको एवरी फीडिंग के बाद बर्पिंग करवाएंगे। दूसरा
फ्रीक्वेंट फीड करवाएंगे, छोट कम कम अमाउंट में खाना देंगे उसको, है ना। ये टोडलर है तो खाना खिला रहे हैं, तो पहले कौन सा खाना खिलाएंगे? सॉलिड पहले खिलाएंगे, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले खिलाएंगे सॉलिड, फिर खिलाएंगे लिक्विड, ताकि जीईआरडी हो तो लिक्विड यानी कि सॉलिड बाहर ना निकले, है ना। इसलिए बोलते हैं सॉलिड पहले खिलाओ फिर लिक्विड खिलाना है। एनक्लेक्स का क्वेश्चन है और एनक्लेक्स में दिया हुआ है ऐसा। साइन ऑफ एस्पिरेशन को हम देखेंगे, एस्पिरेशन के साइन क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। ड्रूलिंग, कफिंग एंड डिस्निया, ये किसके साइन है? एस्पिरेशन के साइन है कि पेशेंट बच्चे ने क्या है, एस्पिरेट कर लिया हो तो उसके साइन है ये। नेक्स्ट है हाइपरट्रोफिक और पाइलोरिक स्टेनोसिस, देखिएगा ये नीचे वाला स्फिंक्टर है, इसका डिसऑर्डर आ गया। ऊपर वाला हमने पढ़ाई था जीईआरडी, नीचे वाले का क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर ये क्या हो जाता है? ये स्फिंक्टर नैरो हो जाता है, और इसमें जीईआरडी में ये स्फिंक्टर काम का नहीं रहता, तो यहाँ कंटेंट बाहर निकलने लगता है। तो पहले कौन सा खाना खिलाएंगे? सॉलिड इसमें जीईआरडी में, फिर लिक्विड। अब देखिएगा इसमें पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला देखते हैं, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में 3P साइन मिलते हैं, क्वेश्चन आता है। पाइलोरिक में क्या मिलेंगे? 3P साइन। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलेगी, क्योंकि ये स्फिंक्टर बंद हो गया तो फोर्सफुली बाहर वोमिटिंग निकलेगी। पाल्पेबल ओलिव लाइक मास मिलेगा, ठीक है। पाल्पेट करेंगे तो कैसा मिलेगा? ओलिव शेप्ड मास। एक पेरिस्टाल्टिक वेव आर विजिबल, लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस वेव विजिबल रहेंगी। तो 3P साइन याद रखना पाइलोरिक स्टेनोसिस में। इंटेस्टाइन की बात करता हूँ, इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 5 मीटर लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से स्टार्ट होती है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होती है एंड इलियोसिकल जॉइंट तक होती है ये। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या है? सिक्कम है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड एंड रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। फंक्शन देख लीजिए इंटेस्टाइन की, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाता है, ठीक है, सीक्रेशन करता है, कोलिसिस्टोकाइनेज एंड सिक्रेटिन। इसका सीक्रेशन कौन करता है? इंटेस्टाइन से सीक्रेशन होता है कोलिसिस्टोकाइनेज का, काइनेज एंड सिक्रेटिन का। अब देखिएगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस क्या करवाता है? काइम, काइम मीन्स जो फूड स्टमक से आ रहा है उसको काइम बोल रहे हैं, वो काइम ड्यूडेनम में आएगा और पैनक्रियाटिक जूस से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन। इस पैनक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव होते हैं ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। अब देखिएगा प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। जब ये ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन आते हैं तब एक क्या आता है? एंटेरोकाइनेज आता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से माइक्रोविलाई से क्या सीक्रेट होता है? एंटेरोकाइनेज, और ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और काइमोट्रिप्सिन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, काइमोट्रिप्सिनोजन को, है ना। तो ये क्या करते हैं? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स बने हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के, उनको डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखिए कैसे करता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, तो एमाइलेज क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ देता है, और ये सीक्रेशन सेलेबरी एमाइलेज में भी इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फैट का कैसे होता है देखिएगा। फैट में जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंड बाइल, ये दोनों फैट को फैटी एसिड में तोड़ देते हैं। एक डिसऑर्डर है इंटेस्टाइन का, क्या है? इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन मतलब होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इन अदर। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इंटूससेप्शन की? इलियोसिकल जॉइंट। मोस्ट कॉमन टाइप इलियोसिकल इंटूससेप्शन, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या मिलते हैं? जेली लाइक स्टूल मिलता है, क्वेश्चन आया हुआ है इंटूससेप्शन में कैसा स्टूल मिलता है? जेली लाइक। एंड सोसेज शेप्ड मास मिलता है, सोसेज शेप्ड मास मिलता है पाल्पेट करने पे, ऐसा होता है सोसेज शेप। और बाइल स्टेंट फिकल एमेसिस हो सकता है, फिकल एमेसिस हो सकता है बाइल स्टेंट। इसमें देखिएगा परफोरेशन के साइन सिम्टम्स को हमें मॉनिटर करते रहना है।
नेक्स्ट है हिर्सचस्प्रंग डिजीज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इससे। हिर्सचस्प्रंग डिजीज को एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं या फिर कंजेनाइटल मेगाकोलोन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होती है इसमें रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। क्या टेस्ट करवाते हैं, रेक्टल बायोप्सी करवाते हैं, उसमें मिलता है कि एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल, तब हमें कंफर्म हो जाता है क्या हो रखा है, हिर्सचस्प्रंग डिजीज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मोस्ट सीरियस एंटेरोकोलाइटिस, ये मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। एंटेरोकोलाइटिस के साइन सिम्टम क्या मिलेंगे, देखिए आइटिस मतलब फीवर, हाई जीआई ब्लीडिंग एंड वाटरी डायरिया। इसमें देखिएगा बच्चों के अंदर रिबन लाइक स्टूल एंड फाउल स्मेलिंग स्टूल मिलेगा, किस में मिलेगा, हिर्सचस्प्रंग में। और जेली लाइक स्टूल मिलेगा आपका इंटुससेप्शन में। रिबन लाइक स्टूल मिलेगा हिर्सचस्प्रंग डिजीज में। यदि बच्चा फेलियर टू पास मेकोनियम हो रहा है, मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या हो सकता है, हिर्सचस्प्रंग हो सकता है। आफ्टर 48 आवर्स यदि नहीं कर रहा है तो हिर्सचस्प्रंग हो सकता है। इसमें क्या हमें प्रिकॉशन रखने हैं, टेम्परेचर रेक्टली नहीं लेना है, लो फाइबर डाइट देनी है। फाइबर डाइट कैसी देनी है, लो देनी है। हिर्सचस्प्रंग में लो फाइबर डाइट देनी है, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन। अपेंडिसाइटिस के अंदर एमसी बर्निस पॉइंट मिलता है किसमें, अपेंडिसाइटिस में। इसके साथ में रिबाउंड टेंडरनेस मिलती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये क्या है, एक इन्फेक्शन हो गया ना, आइटिस इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन में हमेशा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेंगी, ल्यूकोसाइटोपिनिया जिसको बोलते हैं, फीवर मिलेगा लो ग्रेड एंड डायरिया हो सकता है। यदि परफोरेटेड हो गया अपेंडिक्स परफोरेटेड हो गया, जैसे क्वेश्चन आता है कई बार कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है और वो सडनली रिलीफ ऑफ द पेन फील कर रहा है, सडनली क्या कर रहा है, पेन रिलीफ हो गया, ऐसे होगी मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया, तो वो है परफोरेटेड हो गया है। जब अपेंडिसाइटिस जो है परफोरेटेड हो जाता है यानी कि रप्चर्ड हो जाता है, उस टाइम उसको कुछ देर के लिए क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है पेन में, बाद में इंक्रीज होने लगता है पेन। नेक्स्ट सीलियक डिजीज, इसको बोलते हैं ग्लूटेन एंटेरोपैथिक सीलियक स्पर्स, इसका भी क्वेश्चन बहुत आते हैं सीलियक डिजीज में। सीलियक डिजीज के अंदर कौन से फूड अवॉइड करवाते हैं, ब्रो फूड अवॉइड करवाते हैं, यानी कि इसके अंदर ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, जिसके अंदर ग्लूटेन होता है वो नहीं देते हैं। तो ग्लूटेन किसमें होता है, BROW, ब्रो मीन्स बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट। क्या खिला सकते हैं, चावल खिला सकते हैं, कॉर्न खिला सकते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, एग खिला सकते हैं। लीवर बायोप्सी के लिए देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लीवर बायोप्सी के बाद राइट लेटरल पोजीशन देनी है पेशेंट को। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, इम्पटी, रैपिड इम्पटिंग ऑफ द स्टमक, इसमें शुगर को अवॉइड करवाते हैं, साल्ट एंड मिल्क। कौन से फूड अवॉइड करवाते हैं, क्वेश्चन देखिएगा डंपिंग सिंड्रोम में, दूध, मीठा और नमक। हेमरोइड्स क्या है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग विद स्टूल, रेक्टल पेन, रेक्टल इचिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं। क्या करते हैं इसमें, हेमरोइडेक्टोमी करवाते हैं। स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, गिंगिवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गम, गैस्ट्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा स्टोमक, और स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द टर्मिनल इलियम, क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। विटामिन B12 का टर्मिनल इलियम में। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से, सैलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। डाइवर्टिकुलोसिस, आउट पाउचिंग और हर्निएशन ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, यह क्या कहलाती है, डाइवर्टिकुलोसिस, ये आउट पाउचिंग बन गई, इसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, सिग्मोइड कोलोन, क्या है, सिग्मोइड कोलोन। इसमें कौन से फूड नहीं देते हैं, तो बीज वाले और गैस फॉर्मिंग फूड, सीड्स फूड एंड गैस फॉर्मिंग फूड अवॉइड करवाते हैं डाइवर्टिकुलोसिस। देखिएगा जेली लाइक स्टूल एंड सूसेज सेप किसमें मिलता था, इंटुससेप्शन में, एमसी बर्निंग पॉइंट, अपेंडिसाइटिस में, कफिंग चोकिंग साइनोस 3C साइन किसमें मिल रहा है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला में,
और रिबन लाइक स्टूल किस में मिलता है? कंजेनाइटल मेगाकोलोन या हिरस्प्रंग में। और 3P मतलब पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट देखते हैं आई के डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। ठीक है, आईज के अंदर क्या है? 3 लेयर होती हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इनर। एक्सटर्नल लेयर में क्या क्या होता है? देखिए आपका कॉर्निया एंड स्क्लेरा होता है। ये आगे वाला कॉर्निया हो गया, पीछे स्क्लेरा हो गया। ठीक है, ये स्क्लेरा, इधर कॉर्निया। ये अब एक्सटर्नल लेयर है। मिडल लेयर में इसको यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? कोरोडेंट, सिलियरी बॉडीज एंड आइरिस, ये मिडल लेयर में बने हुए होते हैं। इनर लेयर में क्या होता है? आपका रेटिना होता है। ठीक है, फाइबर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसमें। देखने के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। देखो 2 प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं इसमें। कौन कौन सी होती है? रोड सेल एंड कोन सेल। क्वेश्चन आता है इनमें से, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल विजन के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है? देखो सी फॉर कॉन और सी फॉर सेंट्रल विजन, सी फॉर कॉन और सी फॉर कलर विजन। तो कलर विजन एंड सेंट्रल विजन के लिए आपकी कौन सेल रेस्पॉन्सिबल रहती है? इसके साथ साथ में रेड रोड सेल देखिएगा, रोड, आर फॉर रोड, आर फॉर रात। रात में देखने के लिए यानी अंधेरे में देखने के लिए कौन सी सेल? रोड सेल रेस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिएगा ये सेंट्रल विजन में कौन है? तो पेरिफेरल विजन में रोड रहेगी। ठीक है, डिम लाइट यानी डिम लाइट रात ही हो गई, नाइट विजन कौन सी आती है? रोड। और दिन में या ब्राइट लाइट में कौन सेल? तो ध्यान रखना, सी फॉर कॉन और सी फॉर कलर एंड सेंट्रल विजन। अब पेरिफेरल बचा, तो पेरिफेरल में रोड बच गई। और रोड किस में आती है? आर फॉर रोड, आर फॉर रात, रात में देखने के लिए, अंधेरे में देखने के लिए, डिम लाइट में देखने के लिए। इसमें देखिएगा एक्वस ह्यूमर होता है, क्लियर वाटरी फ्लूइड जो होता है वो भरा हुआ रहता है। रिफ्रैक्टिव एरर्स देख लीजिए, क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्टिव एरर से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बेंडिंग ऑफ द लाइट्स है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव। लाइट रेज जो है उनकी बेंडिंग जो है सही तरीके से सही जगह पर नहीं पहुंच पाती, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो देखिए कौन कौन से मायोपिया है। मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इस नियर साइटेडनेस में क्या होता है? जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है। तो कौन सा लेंस यूज करते हैं नियर साइटेडनेस में? रेटिना से इमेज क्या बन जाती है? पहले बन जाती है। ठीक है, इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस करेंगे तो फिर रेटिना पे बनने लगती है इमेज। क्वेश्चन आता है मायोपिया में कौन सा लेंस? कॉनकेव। हाइपरोपिया में कौन सा लेंस? इस हाइपरोपिया में क्या होता है? इमेज क्या बनती है? पीछे बनने लगती है। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, याद कर लो इसको। देखिएगा नियर साइटनेस, मायोपिया क्या है? नियर साइटनेस यानी कि इमेज पहले बनती है, तो हमें रेज को थोड़ा दूर पहुंचाना है। इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव। कॉनकेव क्या है? लेंस वेव्स को थोड़ा दूर पहुंचा देता है। हाँ, तो याद रखना मायोपिया में कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव। और हाइपरोपिया में हाइपरोपिया। हाइपरोपिया में हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। नेक्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ लेंस। ओपेसिटी ऑफ लेंस। इसमें किस में चेंजेस होते हैं? प्रोटीन में। क्वेश्चन आया है कई बार ये, कैटरेक्ट में अंदर किस चीज में चेंजेस होते हैं? तो प्रोटीन में चेंजेस हो जाते हैं, इसकी वजह से ओपेसिटी ऑफ लेंस हो जाती है। अर्ली साइन क्या है? ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन। ये भी क्वेश्चन है। अर्ली साइन ऑफ कैटरेक्ट, ब्लड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन। लेट साइन क्या है? प्रेजेंस ऑफ व्हाइट प्यूपिल एंड एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स। ग्लूकोमा, इंक्रीज आईओपी। नॉर्मल कितना होता है आईओपी? 10 से 21 mm ऑफ एचजी। आईओपी किससे होता है? एक्वस ह्यूमर की वजह से। ठीक है, 2 प्रकार का होता है ग्लूकोमा। कौन सा? प्राइमरी ओपन एंगल और एंगल क्लोजर। जो ओपन एंगल वाला होता है उसमें साइन क्या मिलता है? टनल विजन मिलता है। क्या मिलता है? टनल विजन। और एंगल क्लोजर में क्या मिलता है? ब्लड विजन एंड हेलो अराउंड लाइट। क्वेश्चन एक और, अर्ली साइन ऑफ ग्लूकोमा क्या है? डिमिनिश्ड अकोमोडेशन एंड इंक्रीज आईओपी। कैटरेक्ट का अर्ली साइन क्या था?
ब्लर्ड विजन एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन भी। इसके साथ में देखिएगा जो एंगल क्लोजर है उसमें टनल विजन होता है, और एंगल क्लोजर में क्या होता है, हेलो अराउंड द लाइट होता है, और एंगल ओपन एंगल में क्या होता है, टनल विजन। जिसका एंगल ओपन है उसमें टनल गुफा जैसा दिखाई देगा, ऐसे टनल विजन दिखाई देगा बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट रेटिनल डिटेचमेंट। रेटिनल डिटेचमेंट का मतलब था सेपरेशन ऑफ रेटिना। रेटिना का सेपरेशन हो जाता है एपिथेलियम। ये पेनलेस होती है। क्या होता है इसमें, पेन नहीं होता है। क्वेश्चन आता है पेनलेस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या सिम्टम मिलते हैं आपके, पेनलेस, लॉस ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन। सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है, पेनलेस। और दूसरा एक और क्वेश्चन आता है, सेंस ऑफ कर्टन बीइंग ड्राउन ओवर द आई। ऐसे लगता है आंख के आगे क्या गिर गया हो, एक कर्टन गिर गया हो, पर्दा गिर गया हो, है ना। सेंस ऑफ कर्टन फॉलिंग ओवर द आई, ऐसा लगेगा। रिमूवल ऑफ द कंप्लीट आई बॉल क्या कहलाता है, एन्यूक्लिएशन। आई मेडिकेशन देखिएगा, माइड्रियाटिक्स, माइडी फॉर डायलेशन, है ना। माइड्रियाटिक्स जो है इसमें डी आ रहा है, मतलब ये डायलेट करती है प्यूपिल को, क्या करती है, डायलेट करती हैं। मेडिकेशन विच डायलेट द प्यूपिल, इनको क्या कहते हैं, साइक्लोप्लेजिया भी बोलते हैं। और माइड्रियाटिक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं ग्लूकोमा के अंदर, क्योंकि ये आईओपी को बढ़ा सकती हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा सकती हैं। क्वेश्चन आता है ये भी, क्यों होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स क्यों होती हैं, क्योंकि ये आईओपी को बढ़ा सकती हैं। एक और क्वेश्चन, ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट में पहले कौन, पहले डी आता है, तो पहले ड्रॉप फिर ऑइंटमेंट, 3 से 5 मिनट के गैप में। कान के देखिएगा, मिडल ईयर, इनर ईयर और आउटर ईयर। ये इसको बोलते हैं ऑरिकल। मिडल ईयर में सिम होती है, सिम, स्टेपिस, इनकस एंड मेलियस बोन होती है, ठीक है। देखिएगा सबसे छोटी बोन होती है हमारी स्टेपिस, सबसे छोटी। इनर ईयर के अंदर होता है लेब्रिंथ, क्या काम करता है, हियरिंग एंड बैलेंस का काम करता है लेब्रिंथ। ईयर ड्रम जो होती है ये सेपरेट करती है मिडल एंड आउटर ईयर को। ईयर डिसऑर्डर के बारे में देख लीजिए, ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। इसमें क्या होता है, स्टेकन ट्यूब जो होती है ब्लॉक हो जाती है। किसमें होता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन हो जाता है, बच्चों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनकी स्टेकन ट्यूब क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए ओटाइटिस मीडिया बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं, क्योंकि जो तैराक होते हैं उनके कान में भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। और कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एडमिनिस्टर के लिए ईयर मेडिकेशन के एडमिनिस्टर के लिए भी क्वेश्चन आता है, बच्चों के अंदर ईयर मेडिसिन डालती हैं तो कैसे, ईयर बिन्ना को कैसे खींचना है, तो पुल ईयर लोब डाउन एंड बैक। बच्चों में तो डाउन एंड बैक की तरफ खींचना है ईयर लोब को, अडल्ट में अप एंड बैक। अडल्ट बड़े होते हैं इसलिए उनके अंदर अप ऊपर खींचो, ऊपर और बैक, बैक तो दोनों में खींचना ही है, और बच्चे छोटे होते हैं उन्होंने डाउन खींचो, याद रखना। मेनर्स डिजीज नेक्स्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी बोलते हैं। किस वजह से होता है, ओवर प्रोडक्शन या फिर डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, मेनर्स डिजीज हो जाती है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, टिनिटस मिलेगा, वर्टिगो मिलेगा, ठीक है, फुलनेस ऑफ ईयर, भरा भरा लगेगा उसको कान जो है उसके। एक ये देखिए रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में हमें देखा। रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम द एपिथेलियम। इसमें कैसा लगता है, सेंस ऑफ कर्टन बीइंग डाउन ओवर द आई, आई के सामने कैसा क्या गिर गया हो, कर्टन। और दूसरा है पेनलेस लॉस ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन। क्वेश्चन दोनों ही आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा रीनल सिस्टम के बारे में देख लेंगे। रीनल सिस्टम में फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है।
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में आता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसकी वजह से हो सकता है? तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। असेसमेंट करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, डिक्रीज रहेगा आउटपुट, यूरिन आउटपुट, और कैसा रहेगा? क्लाउडी, स्मोकी एंड ब्राउन कलर्ड यूरिन रहेगा। हिमेचूरिया को डिनोट करता है। और इसमें क्या मिलेगा? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर किसके अंदर? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। इसके साथ साथ रूमेटिक फीवर में भी बढ़ा हुआ मिलेगा स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर। क्वेश्चन आया है ये। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? मेसी प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यूरिया क्या, यूरिया में क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज्यादा निकल जाता है। इसके साथ हाइपोएल्बुमिनिया एंड एडिमा होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन है। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म अनडिसेंडेड टेस्टिस। 1 साल तक तो वेट करते हैं, 1 साल तक यदि डिसेंड नहीं होते हैं टेस्टिस तो 1 साल के बाद हमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट और चिडोपेक्सी बिफोर सेकंड बर्थ ऑफ, तो बेबी के जो सेकंड बर्थ है उससे पहले पहले और चिडोपेक्सी करना चाहिए। दूसरा देखिएगा, ये बच्चों का एक और डिसऑर्डर है हाइपोस्पेडियासिस और एपिस्पेडियासिस। हाइपो मतलब नीचे और एपी मतलब ऊपर। तो जिसके अंदर जो ओपनिंग है यूरिनल मेटस की ओपनिंग ऊपर की तरफ है, एपिस्पेडियासिस है नीचे की तरफ है, तो हाइपोस्पेडियासिस। नॉर्मली ऐसा रहता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, circumcision not performed in newborn with epispadiasis or hypospadiasis because foreskin may be used in surgical repair। क्वेश्चन आता है। और सर्जिकल इंटरवेंशन कब करना चाहिए हमें? बिफोर टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले। देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग कब होती है? 16 से 18 मंथ ऑफ एज। AKI और CKD, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है? जो GFR रेट होती है वो क्या हो जाती है? 60 या बिलो 60 ml पर मिनट 3 महीने के लिए, तो उसको हम कहेंगे किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज। नॉर्मल GFR 125 ml पर मिनट। ठीक है। AKI होता है सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। ये क्या रिवर्सिबल हो सकता है और CKD में बदल सकता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं AKI के? ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसको बोलते हैं ओलिगोयूरिया? लेस देन 400 ml पर डे यूरिन आउटपुट होता है। यूरेमिया के साइन मिलते हैं। यूरेमिया मतलब ब्लड के अंदर यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसे यूरेमिया कहते हैं। इसमें मिलेगा आपको एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड प्यूराइटिस। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। इसके साइन सिम्टम है एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड प्यूराइटिस। स्किन के अंदर चेंजेस होता है, प्यूराइटिस। डॉक्टर से एडवाइस क्या होती है इसमें? एडमिनिस्टर डायूरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड, फ्लूइड वॉल्यूम इसमें रेस्ट्रिक्ट करना है। किडनी डिजीज वाले पेशेंट को कैसी डाइट खिलाते हैं? लो प्रोटीन डाइट। यानी क्रोनिक किडनी डिजीज और AKI एक्यूट किडनी इंजरी, दोनों वाले पेशेंटों को कैसी देंगे? लो प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो पोटेशियम एंड लो फॉस्फोरस डाइट देंगे। पोटेशियम भी क्या देंगे? कम देंगे। कार्डियक मॉनिटरिंग की जरूरत रहेगी पेशेंट में, CKD वाले पेशेंट में। डेली वेट मेजरमेंट भी करेंगे कि फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा है। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल। ये क्या करता है? 50% किडनी फंक्शन लॉस हो जाता है तब इंक्रीज हो जाता है इनका लेवल। देखिए क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 0.6 से 1.2 mg पर DL। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का 8 से 25 mg पर DL। यूरिक एसिड का 2.5 से 8 mg पर DL। ये नॉर्मल वैल्यू होती है इनकी। CKD वाले पेशेंट के अंदर एनीमिया भी हो सकता है, डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, क्योंकि किडनी काम करना कम कर रही है तो एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन भी किडनी से होता है, और एरिथ्रोपोएटिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें? RBC फॉर्मेशन में। इसमें हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे? इपोइटिन अल्फा जो आर्टिफिशियल जो मेडिकेशन है वो एडमिनिस्टर करेंगे।
हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, इसमें हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है 3.5 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ईसीजी चेंजेस मिलेंगे किसमें, हाइपरकैलेमिया में। क्या क्या ईसीजी चेंजेस मिलेंगे देखिएगा, पी वेव मिलेगी फ्लैट, टी वेव टॉल मिलेगी। तो देखिएगा जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो टी वेव क्या मिलती है, टॉल मिलती है। ध्यान रखना हाइपरकैलेमिया में टॉल टी वेव एंड क्यूआरएस वाइड, ध्यान रखना है ना। इसका एंटीडोट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके साथ काक्जिलेट और जीआई ड्रिप भी स्टार्ट करते हैं। जीआई ड्रिप में क्या होता है, इंसुलिन प्लस D5, उसके अंदर इंसुलिन डाल के चलाते हैं, फास्ट एक्टिंग होता है। अवॉइड स्पाइरोलैक्टोन मेडिकेशन अवॉइड करवाते हैं किसमें, सीकेडी में, क्योंकि ये क्या होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है। वैसे ही पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स उसमें नहीं देंगे, ध्यान रखना। क्रोनिक किडनी डिजीज में पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रीनल कैल्कुलाइज, लिथियासिस भी बोलते हैं ना। यदि ब्लैडर के अंदर है, यूरेटर में है तो यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस यदि किडनी के अंदर है तो नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं। डाइट में यदि कैल्शियम ज्यादा खा रहा है, डाइट में प्रोटीन ऑक्सीलेट प्यूरिन ये डाइट में ज्यादा है तो उसमें कोज हो सकते हैं रीनल कैल्कुलाई के। तो इनको कम करना है, कैल्शियम को, प्रोटीन को, ऑक्सीलेट को और प्यूरिन डाइट को। इसके अंदर देखिएगा शार्प पेन होता है, ध्यान रखना। जो आपकी रीनल कैल्कुलाई में शार्प पेन होता है, जैसे चाकू से काट दिया हो ऐसा पेन होता है, और वो रेडिएट होता है, ठीक है। डाउन साइड टेस्टिकल्स इन फीमेल ब्लैडर, मेल में तो टेस्टिकल्स में रेडिएट होता है और फीमेल में ब्लैडर की तरफ रेडिएट होता है। लो ग्रेड फीवर भी रह सकता है, नोजिया वोमिटिंग होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या करेंगे हम, इनकरेज करेंगे एम्बुलेशन को, फ्लूइड को एंड प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स, ये इसमें इंटरवेंशन होगा। फ्लूइड इनकरेज करना है, एम्बुलेशन भी करवाना है, पेशेंट को कहेंगे कि चलते रहो, थोड़ा घूमते फिरते रहो। ये डाइट अवॉइड करवाती है हाई इन ऑक्सीलेट फूड, जिसके अंदर ऑक्सीलेट होते हैं वो फूड अवॉइड करवाते हैं रीनल डिजीज वाले पेशेंट को। क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए ब्रोकली दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, सोडियम होता है ना इसमें, पोटेशियम वाले नहीं देंगे कुछ भी चीज। ग्रीन टी दे सकते हैं, कॉफी भी दे सकते हैं, और ये सब अवॉइड करवाएंगे। नट्स हैं, बीन्स हैं, ब्लैक टी है, बीट्स है, ये सब हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, देखिएगा हाइपरट्रोफी क्या होती है, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेजिया इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। देखिएगा इसका क्वेश्चन आता है, अर्ली साइन क्या है बीपीएच का, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी का अर्ली साइन डिमिनिश्ड फोर्स ऑफ यूरिनरी स्ट्रीम, एंड लेट साइन क्या है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आफ्टर वॉइडिंग। देखिएगा एक इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्म हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है यदि यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, 0.5 ml टू 1 ml पर केजी पर आवर, यानी कि जितने किलो का आदमी है ना, जैसे 60 किलो का आदमी है तो उसका आधा यानी कि 30 ml पर आवर से तो उसका होना ही होना चाहिए। यदि 30 ml से कम है तो इन्फॉर्म करना है। यदि 50 किलो का आदमी है तो उसमें कितना होना चाहिए, 25 ml पर आवर, इससे ऊपर होना चाहिए 25 से लेके 50 ml पर आवर तक। तो जितने किलो का आदमी है उससे आधा से लेके उसके बराबर तक पर हावरली उसका यूरिन आउटपुट होना चाहिए, यानी कि 0.5 ml टू 1 ml पर केजी पर हावर। एक क्वेश्चन है, आफ्टर रीनल बायोप्सी कौन सी पोजीशन देनी है, तो कौन सी देनी है, सुपाइन विद पिल्लो अंडर फ्लैंक रीजन, ठीक है। फ्लैंक रीजन के नीचे क्या लगना है, पिल्लो लगाना है। ये देखिए डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए कुछ। ये क्या है आपका, ये डायलिसिस मशीनें हैं, दोनों क्या है, ये डायलिसिस मशीन है, ये डायलिसिस मशीन है, ये भी डायलिसिस मशीन है, ठीक है, ये भी डायलिसिस मशीन है, ध्यान रखना। इस टाइप से वो डायलाइजेट होता है, इसमें ये देखो डायलाइजेट होता है, ये ब्लड है, ये यूरिन कलेक्शन के लिए है, ठीक है, ये पोर्ट यूरिन कलेक्शन के लिए है। और ये जो है ये क्या है, ये एनेस्थेटिक मशीन है, क्या है, एनेस्थेटिक मशीन। एनेस्थेटिक मशीन के अंदर देखिएगा ये
ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हेमोडायलिसिस क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है। जब किडनी डैमेज हो चुकी है तो इसलिए हेमोडायलिसिस यूज करते हैं। ये क्या है, ये डायलाइजर होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, डायलाइसेट क्या होता है, डायलाइसेट एक सॉल्यूशन जो यूज करते हैं उसको डायलाइसेट कहते हैं। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे काम करता है। ठीक है, जब डायलिसिस हो रहा है तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मॉनिटर वाइटल्स, वाइटल्स चेक करते रहना चाहिए, टेम्परेचर चेक करते रहना चाहिए, और उसका क्या चेक करना, लैब वैल्यू चेक करनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। वेट भी करना चाहिए पेशेंट का, डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले वेट करना चाहिए और बाद में भी उसका वजन करना चाहिए। मॉनिटर करना चाहिए कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, और वाइटल इसलिए चेक करते हैं कहीं उसमें बीपी फॉल तो नहीं हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन देना है पेशेंट को। क्लाइंट में ईट बिफोर और ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के टाइम भी खा सकता है, पहले भी खा सकता है ना। मेडिकेशन कौन सी विद होल्ड करनी है, जब डायलिसिस प्रोसेस हो रही होती है तो कौन सी मेडिकेशन विद होल्ड करनी है, एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि उसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है और हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंसिव मेडिकेशन दे, एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं तो फ्लूइड वैसे भी लॉस हो रहा है तो उसमें सडन हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए अवॉइड करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन अवॉइड करते हैं क्योंकि वो तो निकल जाएंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी कॉम्प्लेक्स। एक डिजोक्सिन अवॉइड करवाते हैं। डिजोक्सिन क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर्स है और कैल्शियम चैनल को इंक्रीज करता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है एंड हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है, इसलिए इसको अवॉइड करना है ड्यूरिंग डायलिसिस। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्वेश्चन आता है, जीआई डिस्टरबेंस, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, और लेट साइन क्या है, विजुअल डिस्टरबेंस। विजुअल डिस्टरबेंस इसका लेट साइन है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का, जिसमें क्या होता है, येलो ग्रीन हेलो, लाल पीला दिखने लग जाता है जिसको डिजोक्सिन चल रहा है और टॉक्सिसिटी हो गई है। तो थेराप्यूटिक लेवल कितना है डिजोक्सिन का, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml। एंटीडोट क्या है, डिजिबाइंड है। अब देखिएगा एसएस है, लाइन्स है, हेमोडायलिसिस के लिए हम एसएस बनाते हैं, लाइन बनाते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, एक तो सबक्लेवियन एंड फीमोरल कैथेटर होता है, ये टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं कैथेटर। दूसरा है एक्सटर्नल एवी संट होता है, एक संट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, आर्टरी और वेन को जोड़ देने वाला एक संट रहता है एक्सटर्नली जो बाहर निकला रहता है। एक होता है इंटरनल एवी फिस्टुला, इंटरनली आर्टरी और वेन को दोनों को फिस्टुला बना देते हैं, जोड़ देते हैं। एक होता है इंटरनल एवी ग्राफ्ट, यानी कि अंदर आर्टरी और वेन का ग्राफ्ट बना देते हैं अंदर, जो कि बाहर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये जो कैथेटर होता है ये तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। और क्लाइंट शुड नॉट बी सिट अप टू 45 डिग्री, यदि फेमोरल कैथेटर लगाए, पेशेंट को फेमोरल कैथेटर लगाया है तो पेशेंट को बिठाना नहीं है 45 डिग्री पर, नहीं तो वो किंक हो जाएगा ना, काम नहीं करेगा। अब देखिएगा एवी संट के जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकते हैं, आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम में क्या होता है, जो आर्टरी का ब्लड है वो वेन में तुरंत चला जाता है और वहां के टिश्यू क्या हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनको परफ्यूजन नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एवी संट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिएगा हम ऑस्कल्ट करेंगे तो वहां ब्रूट साउंड मिलेगी और पाल्पेट करेंगे तो थ्रिल साउंड मिलेगी, तो ये इसका मतलब है ये नॉर्मल है। यदि थ्रिल एब्सेंट है, यदि थ्रिल साउंड एब्सेंट है पाल्पेट करने पे, तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है क्योंकि ये फंक्शनल नहीं है। यदि थ्रिल साउंड नहीं मिल रही तो फंक्शनल नहीं है। तो नॉर्मल क्या क्या मिल सकता है, ब्रूट एंड थ्रिल नॉर्मल है। ये ब्रूट तो मिलेगा सुनने पे और थ्रिल मिलेगा पाल्पेट करने पे। और जिस हाथ में संट है उसमें बीपी नहीं लेते हैं। हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन देखो क्या क्या है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। और तो देखिएगा एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म का बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एयर चला जाए, एयर ट्रैप हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले
स्टॉप करना है हीमोडायलिसिस को। यदि एयर एम्बोलिज्म हो गया तुरंत स्टॉप करो। फिर क्या करना है, क्लाइंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी है। क्या देनी है, ट्रेंडलनबर्ग। कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना लेफ्ट साइड में देनी है पेशेंट को। और फिर नोटिफाई करना है फिजिशियन को और उसके बाद ऑक्सीजन लगानी है। सबसे पहले स्टॉप एंड पोजीशन। एयर एम्बोलिज्म का ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। और लेफ्ट ट्रेंडलबर्ग क्यों देते हैं, ताकि वो ट्रैप हो सके हार्ट के अंदर, एयर जो है उसमें वो हार्ट में चला जाए और ट्रैप हो जाए वहां पे। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है, इसमें रैपिड चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ड्यूरिंग द हेमोडायलिसिस के टाइम में रैपिडली चेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या करना है, हमें स्लो करना है स्टॉप डायलिसिस को, स्लो या स्टॉप कर देना है और इन्फॉर्म करना है एचसीपी को। पेरिटोनियल डायलिसिस में देखिएगा, ये जो कहाँ पे लगाते हैं कैथेटर, इसमें रबर कैथेटर होता है, टैंको कैथेटर बोलते हैं जिसको, तो वो इंसर्ट करते हैं। ये कहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम, 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस से 3 to 5 सेंटीमीटर नीचे। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, यदि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट है और उसके अंदर एबनॉर्मल आउटफ्लो आ रहे हैं, ब्लडी आउटफ्लो में तो क्या होता है, जिसमें ब्लड आ रहा है तो क्या आ रहा है, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है। और क्लाउडी आउटफ्लो आ रहा है, क्लाउडी आउटफ्लो किसको इंडिकेट करेगा, पेरिटोनाइटिस को, कि क्या हो गया इसमें, पेरिटोनाइटिस हो रखा है। ब्राउन आउटफ्लो आ रहा है तो बाउल परफोरेशन हो सकता है, यूरिन के साथ में आ रहा है, यानी यूरिन कलर्ड आउटफ्लो आ रहा है तो ब्लैडर परफोरेशन हो सकता है। तो ये भी आउटफ्लो है पेरिटोनियल डायलिसिस के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनसफिशिएंट आउटफ्लो आता है या फिर लीकेज हो रहा है कैथेटर में। नेक्स्ट देखिएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में देखिएगा दो प्रकार का होता है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। तो ये जो एक्सियल है ये तो एक्सियल है और ये अपेंडिकुलर है। इसके बाद देखिएगा कुछ ट्रैक्शंस के टाइप होते हैं। ट्रैक्शन है बक्स ट्रैक्शन, ये बक्स ट्रैक्शन रहता है इस टाइप का। ये कौन सा है आपका, रसल ट्रैक्शन होता है। इसके क्वेश्चन आते हैं बेंड ट्रैक्शन, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बच्चों में यूज किया जाता है बेंड ट्रैक्शन। क्वेश्चन आता है इसमें क्या होता है, नी फ्लेक्स्ड होना चाहिए, नी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होने चाहिए। दूसरा, जो बटक्स हैं वो आपके बेड से एलिवेटेड होने चाहिए, कितना, 15 से 30 डिग्री। इंजरीज है स्ट्रेन एंड स्प्रेन, ठीक है, स्ट्रेन किसकी इंजरी है, मसल्स एंड टेंडन की, मसल्स एंड टेंडन में इंजरी है तो स्ट्रेन है। स्प्रेन में क्या होता है, लिगामेंट की इंजरी, लिगामेंट की इंजरी क्या है, स्प्रेन, प्रेन लिगामेंट, और ट्रेन टेंडन। तो टेंडन क्या होते हैं, टेंडन जो होते हैं ये क्या करते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले जो लिगामेंट वो होते हैं, फाइब्रस टिश्यू, उनको क्या कहते हैं, हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट का इंजरी स्प्रेन, लिगामेंट क्या होते हैं, बोन से बोन को जोड़ने वाले जो होते हैं, वो बोन टू बोन जोड़ने वाले, उसको कहते हैं लिगामेंट। और जो मसल्स एंड बोन को जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, हम टेंडन कहते हैं। फ्रैक्चर के देख लीजिए, यदि कंपाउंड फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है तो हमें स्प्लिंट लगाना है। कास्ट के बारे में आता है, कास्ट क्या बोलते हैं, प्लास्टर, फाइबर ग्लास या एयर कास्ट, ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। कास्ट का देखो कई नाम है, प्लास्टर भी है, फाइबर ग्लास भी है, एयर कास्ट भी होती है। तो जो यहाँ पे कास्ट लगाया है उस एक्सट्रीमिटी को थोड़ा एलिवेटेड रखना है। दूसरा, यदि उसका इंतजार करना है, वो वेट है तो उसको हमें ड्राई होने के लिए इंतजार करना है। सिंथेटिक कास्ट को 20 मिनट के लिए और प्लास्टर कास्ट को 24 से 72 घंटे में वो ड्राई होता है। और वेट प्लास्टर को कैसे हैंडल करना है, विद पाम ऑफ हैंड, क्वेश्चन आया हुआ है, पाम ऑफ हैंड से करना है, फिंगर टिप से नहीं करना है। हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं लेकिन कूल सेटिंग वाला, ध्यान रखना, हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं लेकिन कूल सेटिंग वाला, उसमें हीट नहीं यूज करना। यदि हॉट स्पॉट है
फाउल ओडर है, टेम्परेचर इंक्रीज है, ये किसके साइन सिम्टम्स है? इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन के। यदि कास्ट पे हॉट स्पॉट है तो किसका इंडिकेटर है? ये इन्फेक्शन का। सर्कुलरी इंपेयरमेंट को भी हम मॉनिटर करना है। डिस्कलरेशन, नंबनेस एंड कूलनेस, ठीक है, ये किसके सिम्टम्स हैं? सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट। डिस्कलरेशन, कलर, कूलनेस, ठंडा ठंडा हो रहा है, नंबनेस होता है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, तो ये सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट है। और हॉटस्पॉट किसका है? आपका इन्फेक्शन का है। हमें नोटिफाई करना है एससीपी को यदि सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट आ रहा है तो, या इन्फेक्शन भी आ रहा है तो भी। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है? फ्रैक्चर के फैट एम्बोलिज्म इसका मेन कॉम्प्लिकेशन है, फैट एम्बोलिज्म। लॉन्ग बोन इंजरी में बहुत ज्यादा रिस्क रहती है फैट एम्बोलिज्म की। सिम्टम्स क्या है? रेस्टलेसनेस है, हाइपोक्सेमिया है, डिस्निया एंड टेकिपिनिया और पेटिकियल रेशेज ओवर द अपर चेस्ट। ध्यान रखना, एयर एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म में एक डिफरेंस ये आता है कि फैट एम्बोलिज्म में क्या मिलता है? पेटिकियल रेशेज मिलते हैं। कहाँ पे? ओवर द अपर चेस्ट। अपर चेस्ट एंड नेक पे पेटिकियल रेशेज मिलते हैं फैट एम्बोलिज्म में। सबसे पहले इन्फॉर्म करना है और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। पहले इन्फॉर्म फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। लॉस ऑफ सेंसेशन है, ठीक है। डिस्टल एरिया बिकम पेल एंड डस्की है। पल्सलेसनेस है, लेट साइन है इसका। पल्सलेसनेस लेट साइन किसका है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम का है। नेक्स्ट देखिएगा, कर्च वॉकिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो कर्च वॉकिंग के अंदर जो एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, नहीं तो वो किसको डैमेज कर सकता है? ब्रोकियल प्लेक्सस को डैमेज कर सकता है। देखिएगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड आर्म जो होती है कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 फिंगर। जो कर्च है आपका, तो कर्च की जो आर्म पीस है उससे लेके एक्सिला की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2 से 3 फिंगर, ठीक है। एल्बो फ्लेक्स्ड होनी चाहिए 20 से 30 डिग्री जब क्लाइंट वॉकिंग कर रहा है तो। और डायगोनली रखना है 6 से 10 इंच कर्च को। तो ध्यान रखना, ये कर्च के क्वेश्चन आते हैं। कर्च कैसे रखना है? हमें पैर से डायगोनली रखना है 6 से 10 इंच, ठीक है। ये गलत है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं ना, ये गलत है। ऐसे थोड़ा दूर रखना है, ये बिल्कुल सही है। और 2 से 3 फिंगर नीचे होना चाहिए ये, ठीक है। ये एक्सिला है, यहाँ से ये जो हैंडल है इसका, ये जो रेस्ट है, ये 2 से 3 फिंगर नीचे होना चाहिए। और एल्बो थोड़ी सी बेंड होनी चाहिए, ठीक है। और वेट हमें कहाँ पे रखना है? हाथ पे रखना है, यहाँ पे नहीं रखना। तो ये बिल्कुल सही है, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। दूसरा है कैन और वाकर्स। कैन्स के अंदर देखिएगा, कैन को हमेशा, ये कैन है और ये वाकर है, कैन को हमेशा किस में पकड़ना है? अपोजिट अफेक्टेड लेग। कैन अपोजिट अफेक्टेड लेग, अफेक्टेड लेग से अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये पैर में चोट लगी है, इसमें फ्रैक्चर है, तो कैन कौन से में पकड़ना चाहिए? अनअफेक्टेड साइड पकड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक और देखिए, देखा जो कैन और वाकर जो है, वाकर का जो हैंडल है, ये वाकर हैंडल है या कैन का जो हैंडल है, ये कहाँ पे होना चाहिए? लेवल ऑफ ग्रेटर ट्रोंकेटर। ये ग्रेटर ट्रोंकेटर है ना, यहाँ के लेवल तक होना चाहिए, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लाइंट्स एल्बो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स्ड होनी चाहिए। होल्ड द कैन इन हैंड एंड द अनअफेक्टेड साइड। कैन को कहाँ पकड़ना चाहिए? अनअफेक्टेड साइड में पकड़ना चाहिए, बिल्कुल। ये देखेगा ना, ये अफेक्टेड है तो अनअफेक्टेड में करना चाहिए। और हमें किधर खड़ा होना चाहिए? हमें अफेक्टेड साइड में खड़ा होना चाहिए, ठीक है। नर्स किधर खड़ी होएगी? अफेक्टेड साइड में। और कैन किधर पकड़ेगा? वो अनअफेक्टेड साइड में। पेशेंट को ये कैन और ये टूटा हुआ पैर दोनों साथ साथ चलने चाहिए, है ना। मूव द कैन एट द सेम टाइम एज द अफेक्टेड लेग। नेक्स्ट देखिएगा, एम्पुटेशन से के क्वेश्चन आते हैं। एम्पुटेशन, तो एम्पुटेशन में देखिएगा, जो पार्ट हमने एम्पुटेट किया है उसको थोड़ा एलिवेट करना है, लेकिन उसको
बेड को एलिवेट कर सकते हैं हम, उसके नीचे पिल्लो नहीं लगाना है, पिल्लो नहीं लगाना है, जो कटा हुआ पार्ट है उसके नीचे पिल्लो नहीं लगाना है। एलिवेटेड फुट ऑफ द बेड, फुट ऑफ द बेड को एलिवेट करना है ताकि एडिमा ना हो, लेकिन जो उसको एलिवेट नहीं करना है, लिम्ब को पिल्लो के ऊपर नहीं रखना है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एम्पुटेटेड किया है तो उसको लिम्ब ऑन पिल्लो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। इसके साथ साथ उसमें 24 से 48 घंटे बाद क्या करना चाहिए, प्रोन पोजीशन देनी चाहिए ताकि मसल स्ट्रेंथ और हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो देखिएगा फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पिल्लो यूज नहीं करना है, पिल्लो पे नहीं रखना है कटे हुए पार्ट को। बाकी फुट ऑफ बेड जो है वो एलिवेट करना है, लेकिन बेड पिल्लो पे नहीं रखना है। दूसरा प्रोन पोजीशन भी देनी है उसको टाइमली, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रूमेटिक फैक्टर जो है वो एलिवेटेड रहता है, तो रूमेटिक फैक्टर जो रहता है रिएक्टिव है। कब रिएक्टिव माना जाता है, यानी कि 80 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा है तो रिएक्टिव है रूमेटिक, ये रूमेटॉइड फैक्टर है। ये टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, देखिएगा हिंग जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, सैडल जॉइंट है। ये सैडल जॉइंट कौन से, आपके अंगूठे का जॉइंट है ना, सैडल जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट कौन सा है, ये जो गर्दन वाला जॉइंट है पाइवोट है। एल्बो वाला हिंग जॉइंट है। ठीक है, ये स्पाइनल डिजीज के बारे में आ जाता है। स्कोलियोसिस किसको बोलते हैं, एस शेप स्पाइन, स्पाइन कैसी हो जाती है, एस शेप, नॉर्मल ये रहता है। और काइफोसिस में क्या हो जाता है, देखो यहाँ से ज्यादा मुड़ गया, ये काइफोसिस होता है, इसको बोलते हैं डॉगर्स हम्प। और लॉर्डोसिस में लंबर रीजन से। ये देखिएगा ये स्पाइरोमीटर है, इसको बोलते हैं इंसेंटिव स्पाइरोमीटर। ठीक है, एक्सरसाइज करवाते हैं लंग्स की, उसमें हेल्पफुल होता है। और ये क्या है, चेस्ट ट्यूब, इसका नाम क्या है, प्लूर इवाक ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है ये। ठीक है, इसके अंदर जो सक्शन कंट्रोल चैम्बर है उसमें जेंटल बबलिंग है तो वो नॉर्मल है, जेंटल बबलिंग नॉर्मल है। यदि विगोरस और कंटिन्यू बबलिंग है तो हमें इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, क्योंकि ये क्या हो सकता है, एयर लीकेज हो सकता है। और यहाँ पे ओक्लूसिव ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी टाइट ड्रेसिंग करनी है। इसमें इंकरेज करना है कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग को, जब पेशेंट को चेस्ट ट्यूब ड्रिल लगी हुई हो तो। और चेस्ट ट्यूब को कभी भी क्लैंप नहीं करना है जब तक उसका रिटर्न ऑर्डर नहीं हो डॉक्टर का। ठीक है, यदि ड्रेनेज सिस्टम क्रैक हो जाए या ब्रेक हो जाए तो क्या करना चाहिए, हमें ट्यूब को स्टेराइल वाटर बोतल में डाल देना चाहिए। किसमें डाल देना चाहिए, स्टेराइल वाटर बोतल में डाल देना चाहिए और ट्यूब को फिर सही करना चाहिए ना। तो जब चेस्ट ट्यूब निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्लाइंट को कहेंगे टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वेंचुरी मास्क है, ये नॉन रिब्रीथर मास्क है, और ये है पार्शियल रिब्रीथर मास्क। इन दोनों में अंतर क्या होता है, नॉन रिब्रीथर मास्क में देखो वन वे वाल होती है। नॉन रिब्रीथर में क्या होती है, जैसे एक्सहेल करेगा ना तो इधर से निकल जाएगी बाहर, और यहाँ भी वन वे वाल होती है, यहाँ भी वन वे वाल होती है, तो इसमें दोबारा ब्रीथ नहीं कर पाता। पार्शियल रिब्रीथर में क्या है, ओपन होती है, देखो ये पोरस 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 है ना, वन वे वाल नहीं होती, इसमें टू वे होती है। ये बाईपेप मशीन है, बाईपेप मशीन इस टाइप से होती है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी आ सकता है इमेज बेसिस। ये बाईपेप मशीन है। ये है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज के बारे में, देखो बिजिनोसिस होता है, इसको क्या बोलते हैं, मंडे फीवर। ब्राउन लंग्स, क्या होता है, ब्राउन लंग्स, किसमें, बिजिनोसिस, बी फॉर ब्राउन, बी फॉर बिजिनोसिस। कॉटन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को हो सकता है। सिलिकोसिस किसको हो सकता है, कोल मिनर्स को, कोयले की खान में काम करने वालों को। ब्लैक लंग्स, कैसा है, ब्लैक लंग्स बोलेंगे। बेगोसियोसिस किसको हो सकता है, शुगर कैन फार्मर्स को, शुगर कैन के खेत में काम करने वाले जो फार्मर है उनको हो सकता है बेगोसियोसिस, बेगोसोसिस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।